कहानी संजीव की जुबानी। मैं अपनी असिस्टेंट समा को लेकर लंदन में आया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में। उसे मैंने अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनने को कहा था, पर खुद को रोक नहीं सका। उसके होठों को किस कर बैठा। पहली बार किसी लड़की के लिए मैं इस कदर बेकाबू हुआ था। अपनी क्लाइंट के वेडिंग एनिवर्सरी में गया हुआ था। वहाँ मैंने देखा वह जैक के साथ थी। जैक के चंगुल से निकालकर मैं उसे अपने साथ लेकर आ गया और अपने स्वीट में घुस गया। उसे समझ आ गया था कि मैं गुस्से में हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी बात नहीं की थी। अपने स्वीट का दरवाजा बंद करके मैंने पूछा, वहाँ क्या चल रहा था? कुछ नहीं, वह हकला कर कही। क्या सच में? मैंने अपनी आंखें छोटी कर ली। वह पीछे कदम लेने लगी और मैं आगे कदम बढ़ाने लगा। वह बिल्कुल दीवार पर सट गई थी और हमारा शरीर एक दूसरे के बेहद करीब था। तुम बहुत बुरी तरीके से झूठ कहती हो, सच सच बताओ, तुम उसके बारे में क्या जानती हो? मैंने पूछा। मैं उसे नहीं जानती, उसने कहा, और मेरी पकड़ उस पर से थोड़ी हल्की हो गई। उसने कहा, मैं सिर्फ उसका नाम जानती हूँ जैक। मैंने अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली ताकि वह मेरी ओर देखे। तुमने कहा तुम उसे नहीं जानती हो, फिर उसका नाम कैसे जानती हो? बस मुझे उसका नाम पता है, उसने कहा। पर कैसे? मैंने पूछा। क्योंकि उसने अपना नाम बताया, उसने कहा। मैंने कहा, पर तुम्हें अपना नाम क्यों बताया? इंसानों की भद्र सोसाइटी में लोग यही कहते हैं, एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। मैंने कहा, मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है। मेरे पीठ पीछे तुम दोनों क्या बिजनेस चला रहे थे समा? मैं पूछा। उसने कहा, क्या मजाक बना रखा है? मैं उसके नाम के अलावा कुछ नहीं जानती। क्या बिजनेस चलेगा हमारा? मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। पूछा, तो तुम दोनों पार्टी में मिले थे? उसने कहा, हाँ, हम पार्टी में मिले थे। वह मेरे पास आया था, मैं उसके पास नहीं गई थी। मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया। मैंने कहा, पर मैं नहीं चाहता तुम उसके करीब भी जाओ। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, वह भी एक प्रतियोगी है जो जमीन का डील लेना चाहता है। उसने कहा, ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ, पर घबराओ मत। मैं हमारे बिजनेस डील के बारे में उससे कुछ भी नहीं कहा। वह हमें ही मिलेगा। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, हाँ, मुझे सब कुछ मिलेगा। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी। मैंने कहा, क्षमा, तुम फिर से मुझे इस तरीके से देख रही हो? कैसे देख रही हो? उसने पूछा। मुझे किस चाहिए वाला लुक, मैंने कहा। उसने कहा, किस चाहिए? इससे पहले कि अपना वाक्य पूरा कर पाती, मेरे होंठ उसके होंठों पर थे। मैंने उसे अपने करीब खींच लिया। मेरे हाथ उसके कमर पर थे। धीरे धीरे मैंने अपने हाथों को उसके पीठ से सरकाते हुए ऊपर चलाने लगा। उसके सर तक ले आया और किस को और गहरी कर दी। यह कितनी नाजुक और मुलायम है, धत तरीके, मैंने कहा। फिर उसे एहसास हुआ कोई दरवाजा खटखटा रहा है। क्या पूरी दुनिया हमारे खिलाफ योजना बना रही है ताकि मैं तुम्हें किस न कर सकूं? इस बार कौन मरना चाहता है? मैं दरवाजे की ओर देखा और शमा मुंह दबाकर हंसी। उसने कहा, तुम्हें जाकर दरवाजा खोलना चाहिए। मैं उसे फिर से एक चुंबन दिया और दरवाजा खोला। कहानी शमा की जुबानी। संजीव ने जाकर दरवाजा खोला और मैं निचले होठों को काटने लगी। मैं चीख कर पूरी दुनिया को अपनी खुशी बयां करना चाहती थी। हालांकि अभी हम दोनों नकली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। इसके बावजूद भी उम्मीद है कि हम असली डेट करेंगे। मुझे पता है कि हम दोनों का मौका है। मैं उसे एक मौका जरूर दूंगी। संजीव घर के उसके हाथ में एक एनवेलप था। क्या है यह? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने कहा। किसी ने मुझे भेजा है, तुम्हें यह चेक करना चाहिए, मैंने कहा। वह मेरी ओर एक बार देखा, इससे पहले कि वह इस लिफाफे को फेंक दिया और मेरा कमर पकड़कर मुझे अपने करीब खींचा। उसके अचानक से इस प्रतिक्रिया से मैं सांस छोड़ी और उसने मेरे कमर को पकड़ लिया था। मेरा हाथ उसके सीने में था। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। वह अपना हाथ मेरे चिबुक में रखता हुआ एक लोमड़ी की तरह मुझे देखा और फिर कहा कि इस लम्हे में मैं सिर्फ तुम्हें किस करना चाहता हूँ। उसने पूछा, क्या तुम मुझे किस करने दोगी? मैं अपनी मुट्ठियों को साइड में भींच रखा था और अपना सर नीचे झुका लिया ताकि मेरा ब्लश उसे नजर न आए, और हल्के से अपना सर हिलाया। संजीव मेरी प्रतिक्रिया देखकर मुंह दबाकर हंसा और फिर मुझे अपने करीब खींच लिया। मेरे कमर को पकड़कर मुझे अपने गोद में उठा लिया। मैंने अपने पैर को मोड़ लिए। हम दोनों की हंसी कमरे में गूंजने लगी थी। जिस तरह से मेरा दिल धड़क रहा था, एहसास बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके हाथ मेरे चिबुक में इतने हल्के चल रहे थे, मेरे अंदर एक सनसनी सी दौड़ने लगी थी। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि मैं इसके प्यार में पड़ चुकी हूँ, और वह मेरे चिबुक को ऊपर करके किस करने के लिए झुका। और जब उसके होंठ मेरे होंठों से कुछ सेंटीमीटर दूरी में थे, अचानक से उसका शरीर ठंडा और सख्त हो गया। मैं उसकी आंखों की लाइन में देखने की कोशिश की कि इस चीज ने उसका ध्यान खींचा है, और जब मैं नीचे देखी, सदमे से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लिफाफे में कुछ तस्वीरें थी। जब उसने उसे जमीन पर फेंका था, तस्वीरें बाहर निकल आई थी। उन तस्वीरों को देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह मेरे और जैक
की तस्वीर थी जो सुबह लॉबी में ली गई थी। मुझे एहसास हुआ उसने मुझसे अपने आप को खींच लिया था और मेरा शरीर ठंडा अनुभव करने लगा। ऐसा ठंड लगा जैसे सर्द के दिन में मैं बाहर खड़ी हूँ और वह मुझे छोड़कर उन तस्वीरों की ओर जाकर उसे उठाया। कहानी संजीव की जुबानी। जब मैं फोटो उठाया वह असली लग रहे थे, कोई फोटोशॉप किया हुआ नहीं था। जिस लड़की को मैंने थोड़ी देर पहले किस किया था, जो लड़की के साथ मैं अभी इतना हंस रहा था, उसकी बातों पर विश्वास कर रहा था, वह मेरे दुश्मन के साथ हंस बोल रही थी। वह दोनों इतने पास खड़े थे जैसे कि वह लवर हो। यह चिंता कि उसने मुझे इस तरीके से चोट पहुंचाई है। मैं बीमार महसूस करने लगा। जब वह देखी मैं ठंडा पड़ गया हूँ। मुझसे कहा मैं समझाती हूँ तुम्हें सब कुछ। वह मेरे करीब आने लगी थी कि मैं अपना हाथ ऊपर किया, इशारा किया कि आगे मत बढ़ो। वह अपनी जगह पर जम गई। मैं गुस्से से वहां से उसके बगल से गुजरकर सोफे में आकर बैठ गया और उन तस्वीरों को अपने सामने रखा। वह मेरे करीब आई। कही संजीव नहीं नहीं, एक शब्द मत कहना और मैं तुम्हारा झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उससे कहा तुमने कहा था तुम इससे पहले उसे नहीं मिली हो, फिर तस्वीर कैसे आई? मैं उन तस्वीरों को उसकी ओर फेंका जो सीधे उसके पैरों में गिरे और चीख चीख कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। प्लीज मेरी बात सुनो, उसने कहा। नहीं, मैंने अपना हाथ उठाकर उसे चुप होने को कहा। नहीं, अभी नहीं, मैं तुम पर विश्वास किया था। मैं उसका गला दबा देना चाहता था पर मैं उससे दूरी बनाकर रखा। मैं तुम पर भरोसा किया था, मैं तुम्हारी बातों का भरोसा किया था। मैं मजाक बनाता हुआ हंसा। मैं इतना बेवकूफ था, सोचा था मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगी। संजीव, उसने कहा। मैंने कहा तुमने उसे डील के बारे में बताया है? मैंने अपनी आंखें छोटी कर ली। कहा बताओ तुमने उसे क्या जानकारी दी है? मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। तुम ऐसे भी सोच भी कैसे सकते हो कि मैं उसे कुछ कहूंगी? एक शब्द नहीं कहा। वह लगभग रो पड़ी थी क्योंकि मैं तुम दोनों को इतने करीब खड़े होते हुए जितने की प्रेमी खड़े होते हैं। जब मैं तुमसे पूछा था तुमने कहा था कुछ भी नहीं है। तुम उसे पहली बार मिली हो तो यह तस्वीर क्या है जहाँ तुम एक दूसरे से हंस बोल रही हो? बताओ। बस करो, उसने कहा। मैं बैल्कनी में गई थी ताकि थोड़ी शुद्ध हवा ले सकूं और तभी वो मेरे पीछे पीछे आया था। आज दूसरी बार है उसे मिली थी। पहली बार तब जब मैं लॉबी में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जब हमें मिस्टर विलियम के ऑफिस में जाना था और वह मेरे पास आकर बैठा था। मुझे इस वक्त जरा भी आइडिया नहीं था कि वो हमारा बिजनेस राइवल है। पहले तुम कही थी तुम उससे पहली बार मिली हो, फिर तुम कह रही हो तुम उसे कल मिली हो और फिर अपना जवाब बदल दोगी। मैं अपने बालों को अपने हाथ से चलाते हुए कहा। कहानी समा की जुबानी। मैं इस हैंडसम आदमी के रूखे चेहरे को देख रही थी और मेरी अंतरात्मा जाग उठी। यह ईश्वर जैसा है जिसे कोई छू नहीं सकता और मेरे जैसी लड़की जो कि एकदम आम घर से है, उसने मुझे अपने करीब आने इसलिए दिया था क्योंकि मैं सबसे आसान कवच हूँ जिसे वह जब चाहे दूर फेंक सकता है। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसकी नकली गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करूं और अब जब उसका काम निकल गया है तो उसके लिए कोई काम की नहीं रही। सीधी बात है कि वक्त आ गया है मेरे जाने का। मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा जैसे कि खून बह रहा हो। अब मेरा उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। मैं उसके प्यार में पड़ गई थी। मेरे चेहरे का रंग पूरी तरीके से बदल गया। यह क्या है? संजीव ने पूछा। तो वक्त आ गया है, मैंने कहा। उसने पूछा किस चीज का वक्त? मैंने कहा अब वक्त आ गया है मेरे जाने का। तुम्हारी दादी ने हम पर यकीन कर लिया है तो अब मैं तुम्हें टूटा हुआ दिल के साथ छोड़कर जाऊंगी। एक कड़वी मुस्कुराहट मैंने उसे दी। उसने कुछ नहीं कहा तो मेरा शक साबित हुआ और मैं अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। क्षमा, उसने पुकारा। नहीं, मैं चिल्लाई, जिससे वह अपनी जगह पर रुक गया। मेरा किरदार पूरा हो चुका है। अब कैरेक्टर जो अपनी जगह पर वापस जाना पड़ेगा। और रहा सवाल डील का तो मैं किसी को भी एक शब्द भी नहीं कहा है। मैंने सुबह तुम्हें इसलिए उसके बारे में नहीं बताया था कि मुझे खुद भी नहीं पता था वह कौन है और जो सीन तुम पार्टी में देखा था वह शराब पिया हुआ था और मेरे पास आ गया था। और मैं तुमसे कुछ इसलिए नहीं कहा था क्योंकि तुम्हें बताने से तुम गुस्सा हो जाते और वहाँ सीन क्रिएट होता जिससे मिस्टर विलियम जरा भी पसंद नहीं करते। वह ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते जिसने उसकी पार्टी खराब कर दी हो। कल सुबह डील साइन होने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और उसके बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहते हुए मैं दरवाजे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। कहानी संजीव की जुबानी। मैं
वहीं पर सोफे में बैठ गया था। अभी हम एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक जुनून हम एक दूसरे से बांट रहे थे जिसे मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। वह पहली औरत थी जो मेरे दिल को इस तरह से पागलों की तरह धड़काती थी जैसे कि मैं कोई टीनेजर बन गया हूँ। वह गलत थी, वह कोई एक्टिंग नहीं था। मैं खुद ही भूल गया था कि मैं उसे अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनने को कहा था। मैं अपने हाथों को अपने बाल में चलाने लगा, बहुत उलझा हुआ था। उसने मुझसे झूठ कहा था जैक के बारे में कि पहली बार मिली है। मेरा दिमाग कंफ्यूज था, मैं कुछ भी फैसला नहीं ले पा रहा था। अगर वह अपराधी होती तो इतनी आसानी से वह नतीजे पर नहीं कूदती, पर मैं अभी उसको और जैक को एक साथ तस्वीर में देखा है। मेरा दिमाग दो हिस्से में बट चुका था। एक साइड उसकी ओर से बोल रहा था और दूसरी साइड उसके खिलाफ। मैंने एक छोटा सा वास उठाकर जमीन में दे मारा। मेरी जिंदगी हमेशा स्थिर पानी की तरह मैं काबू में रखता था, पर कभी कोई रोलर कोस्टर राइड जैसा लग रहा है। ऐसे जज्बात मैंने कभी महसूस नहीं किए थे। कहानी शमा की जुबानी। अगले दिन संजीव वह डील साइन कर रहा था मिस्टर विलियम के साथ, और फिर हमारी नजरें एक बार मिली। अब वक्त आ गया था मेरे जाने का। जब वह दोनों बातचीत में बिजी थे, मैं उस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल गई। मैं होटल रूम में अपना छोटा बैग लेकर चेकआउट किया और जब कैब में बैठी मेरा फोन बजा। संजीव का कॉल था। एक आंसू की बूंद मेरे आंख से निकली। अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने बस एक कवच के तौर पर मेरा इस्तेमाल किया था और मैं उसके प्यार में बुरी तरीके से गिर गई। उसने मेरी ईमानदारी पर शक किया और अब मेरे दिल का वो जो भी बचा था, मैं उससे दूर भागना चाहती थी। अपनी फोन बंद करके मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उस घटना को 2 हफ्ते हो गए हैं। न्यूयॉर्क वापस आने के बाद सबसे पहली चीज मैंने यह किया था, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था। तब संजीव वापस नहीं आया था। हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा सकते हैं, तुम हमारे साथ काम कर सकती हो, एलेक्स ने कहा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है और मैं जाना चाहती हूँ, मैंने कहा। पर क्यों? वह काफी चिंता के साथ पूछा। मैंने कहा मैं हमेशा से पब्लिकेशन कंपनी के लिए काम करना चाहती थी और मुझे एक मौका मिला है जो कि एक झूठ था। सांस छोड़ता हुआ एलेक्स ने मेरी बातों को मान लिया था। मैंने अपने दोस्तों से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा था क्योंकि वह 1001 सवाल पूछते और मेरे दिल का हाल इतना बुरा था कि मैं उन्हें नहीं बता पाती कि मैं बेवकूफ हूँ जो उसके प्यार में पड़ गई, अपने बॉस के प्यार में पड़ गई। मैंने एक पब्लिकेशन फॉर्म में जॉब के लिए अप्लाई किया था और इस बार मुझे जॉब मिल गया। वैकेंसी थी। मुझे 3 दिन में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। एक छोटी सी पब्लिकेशन फॉर्म थी और सैलरी भी अच्छी नहीं थी, पर यहाँ पर लोग अच्छे थे और सबसे बड़ी बात थी यहाँ संजीव राठौर नहीं था। कोई नहीं था जो हर 2 घंटे में मुझे कॉफी के लिए ऑर्डर करता। कोई नहीं था जो मुझ पर हुक्म चलाता रहता। कोई नहीं था जो मुझे चिढ़ाता रहता। अपने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके मैं बस स्टॉप में आ गई थी। पूरी कोशिश में थी कि मेरी जिंदगी पटरी में आ जाए। भले ही हम दोनों कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन फिर भी यह दिल टूटने का दर्द बहुत तकलीफ दे रहा था। लोग कहते हैं पहली प्यार को भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या मैं उसे कभी भूल पाऊंगी? मैं हर रात रोया करती थी और सुबह अपने आप को शांत करके ऑफिस जाती थी जैसे कि कोई जंग में जा रही हूँ। मेरी दादी कहती है जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, भरोसा नहीं करता, ऐसे इंसान के साथ रहना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ऑफिस पहुंची तो मैंने देखा सब लोग ऑफिस को सजा रहे थे। मैंने कहा सारा, जो कि मेरी नई दोस्त, आज क्या चल रहा है ऑफिस में? तुम्हें तो पता है ना, हमारा कंपनी बहुत ही छोटी है और हमारी कंपनी के मालिक अच्छे लेखक को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसी वजह से वह इसे बेच देना चाहते हैं, उसने जवाब दिया। पर तुम्हें नहीं लगता यह बहुत जल्दी हो रहा है? मैंने पूछा। उसने कहा हाँ, उसने काफ़ी अच्छा ऑफर रिसीव किया है। मैंने पूछा पर खरीदार कौन है? सारा ने कहा मुझे नहीं मालूम। और क्या हमारी नौकरी रहेगी? मैं उससे पूछा। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं खुद भी बहुत चिंता में हूँ। अचानक से सारा चौंक उठी। मैंने देखा क्या देख रही है। पीछे मुड़कर देखी तो संजीव राठौर खड़ा था, अपनी नीली हरी आंखों से मुझे देख रहा था। मेरे कदम जमीन पर ही गड़ गए थे। मैंने देखा नए बॉस संजीव का स्वागत कर रहे थे। संजीव ने कहा मेरा सेक्रेटरी एलेक्स आपको इस डील के बारे में बात करेगा और तब तक मैं यह ऑफिस घूम कर देखना चाहता हूँ। मेरे बॉस ने कहा सारा आपको सब कुछ दिखा देगी। संजीव ने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ यह लड़की मुझे दिखाए। वह मेरी ओर इशारा किया। मेरा बॉस आखिरकार मान गए और संजीव ने मुझसे कहा कि मुझे आसपास दिखाओ। कुछ ही देर में संजीव मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा कि चलो हम ऑफिस देखेंगे। मैंने कहा हम गलत साइड में जा रहे हैं, उधर सिर्फ लिफ्ट है।
उसने कहा लिफ्ट देखेंगे पहले चलो। हम लिफ्ट के बीचों बीच खड़े थे। मैंने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया था। वह एक शिकार की तरह मेरी ओर देख रहा था। भले ही मैंने उसे 2 हफ्ते से नहीं देखा था, पर उसके स्पर्श से मेरा रोम रोम जाग उठा था और जहां उसने मुझे छुआ था उसका एहसास अभी मुझे हो रहा था। अचानक लिफ्ट आवाज करता हुआ बीच में ही रुक गया। मैं चिल्लाने लगी, कोई है? उसने कहा तुम्हारी आवाज यहाँ से कोई भी नहीं सुन सकता, इसलिए अपनी ताकत को बचाओ। मैं इस घमंडी इंसान के साथ यहाँ फंस गई थी। उससे कुछ कहती इससे पहले कि मैं उसकी नीली हरी आंखों में बिल्कुल खो सी गई थी। तुम कैसा कर रही हो मिस समा शर्मा? उसने नखरे की मुस्कान दी। उसका नाम मेरे मुंह पर बिल्कुल सहज जैसा लगा। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। सच में? क्या तुमने मुझे थोड़ा भी मिस नहीं किया समा? वह मेरी सीधे सामने खड़ा हो गया। मैं अपनी नजरें झुका ली। उसकी आंखों में नहीं देखना चाहती थी। कहा मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? और मेरा दिल इस झूठ से मेरा मजाक उड़ा रहा था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस किया समा। उसने नरम आवाज में कहा। मेरे मुंह से निकला क्या? उसने मेरे कमर पर हाथ रखकर मुझे अपने करीब खींच लिया। दूसरे हाथ से मेरे चिबुक को पकड़ा और मेरे चेहरे को उठाया ताकि मैं उसकी आंखों में देख सकूं। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। सारा खून मेरे चेहरे पर आने लगा था। उसने कहा मुझे अपने आप को दोहराना पसंद नहीं, लेकिन फिर कहता हूँ मैं तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हारा हर चीज़ मिस किया। तुम्हारा सुबह का वह कॉफ़ी, तुम्हारे चेहरे की वह मासूमियत, तुम्हारा शर्माना, तुम्हारी खूबसूरत आँखें, यहाँ तक कि तुम्हारा अजीबोगरीब कल्पना और तुम्हारा मुँह। इतना कहते हुए उसने मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए और पता ही नहीं कितनी देर तक वह मुझे चूमता रहा। भले ही मेरे प्यार के अनुभव ना हो, पर मैं उसके किस का जवाब देने लगी। उसके किस में मैं भी डूबती चली गई। मैं भी उसे बहुत मिस किया। जब उसने मुझे छोड़ा, दोनों हाथों से मेरे गाल को पकड़ते हुए कहा तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मैंने जवाब दिया क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। उसने कहा हमारे बीच में बहस जरूर हुई थी, पर मैं तुम्हें कभी भी जाने को नहीं कहा था। अगर मुझे पता होता तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं एलेक्स को पहले ही तुम्हें रोकने को कह देता। मुझे खुशी है आपको यह डील मिल गई है मिस्टर राठौर। रुको, मुझे लगता है तुम्हें इस जगह को जल्दी छोड़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारी याददाश्त पर असर पड़ रहा है। तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हें मुझे संजीव कहना है मिस्टर राठौर नहीं। हम ना ही अब कपल है और ना ही हमारे बीच में काम का कोई रिश्ता है मिस्टर राठौर। इसीलिए उसने फिर से मुझे किस किया। क्या तुम इसे बंद नहीं करोगे? मैंने कहा। उसने कहा जब तक तुम मुझे संजीव कहकर नहीं बुलाओगी तब तक हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे और बाकी की जिंदगी हम एक दूसरे को किस करते रह जाएंगे। और मैं दोनों ऑप्शन में खुश हूँ। मैं बिल्कुल निर्वाक रह गई। कहा देखो तुमने मुझ पर झूठा शक किया था। मैं जैक को हमारे बिजनेस डील के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। मैं उसे जानती तक नहीं थी। वो मुस्कुराकर मुझे प्यार से छुआ और कहा अब मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया था। यह सब कनिका का कारनामा था। मुझे माफ कर दो। मैं अबाक रह गई। मैंने कहा पर वह ऐसा क्यों करेगी? जिस तरह से तुमने मुझे उसकी चुंगल से बचाया था और फिर उसके सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड घोषित किया था। संजीव हंसने लगा। कहा वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह चाल चली। पर फिक्र मत करो, वह तुम्हारे साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अगर ऐसा किया तो वह अपना पारिवारिक बिजनेस को खो बैठेगी। मैंने कहा यह तो कुछ धमकी जैसी लग रही है। तो उसने पूछा। मैंने कहा क्या तो? उसने कहा तो फिर तुम मेरी असिस्टेंट के रूप में वापस आ जाओ। मैंने बात को काटा। मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं बल्कि एलेक्स की। रुको, अगर मैं कहूँगा कि तुम मेरी असिस्टेंट हो तो फिर तुम मेरी हो जाओगी। उसने कहा पर अब मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरा काम पूरा हो चुका है। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुम्हारी दादी को अब विश्वास हो गया है और तुम कनिका के चुंगल से भी बच गए हो। मैं अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मैं वापस नहीं आऊंगी। मैंने उससे कहा तुम एलेक्स को रेजिग्नेशन दिया था और वो लेटर अब डस्टबिन में फेंक दिया है, तो फिर मैं तुम्हें रेजिग्नेशन दे दूंगी। मैंने कहा। उसने कहा मैं उसे दोबारा फाड़ दूंगा। इतना जिद मत करो, वापस चलो। तुम्हारी दिक्कत क्या है? उसने पूछा। मैंने कहा मेरी दिक्कत तुम हो। तुम किसी औरत पर विश्वास नहीं करते। जब मैं 5 साल का था मेरी माँ गुजर गई थी। उसने कहा, जिससे मेरा ध्यान खींचा। मुझे अब उसकी बातें अच्छे से याद नहीं और वह एक बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई थी और उसके बाद से ही मेरे डैड अपने आप को बिजनेस में डुबा लिया था। हम दोनों भाइयों से दूरी बना ली थी क्योंकि वह मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे और हमारे साथ रहने के से उनको माँ की याद आती थी। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। संजीव ने जारी रखा। मैं उसकी बात सुनकर बड़े हैरत में थी। हम दोनों भाइयों को मेरी दादी बड़ा करने लगी थी। मेरी दादी जब मैं 10 साल का था वो किसी जरूरी काम से
स्टेट से बाहर चली गई थी और फिर मैं और मेरे भाई एक दूसरे के लिए रह गए थे। मेरे पापा हमारे कोई स्कूल प्रोग्राम में नहीं अटेंड करते थे। जब 21 साल का हुआ मैं अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन किया और मेरा भाई कॉलेज में था और उसे एक लड़की से प्यार हो गया। मैं हमेशा सोचता था कि कौन सी लड़की होगी जो मेरे भाई का दिल चुराया होगा। मैं उससे मिलना चाहता था और एक बार वह उस लड़की को मुझसे मिलाने लाया। मुझे उस लड़की में कुछ भी खराबी नज़र नहीं आई थी, लेकिन एक दिन मैं अपने कमरे में काम कर रहा था। वह लड़की मेरे पास आई और उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगे, क्योंकि उसने पूछा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। मैं उसे अपने भाई से दूर रहने को कहा और उसे धमकी दी, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। एक दिन मैं अपना काम कर रहा था, वह अंदर आ गई और अपना जैकेट निकाल लिया। उसने कुछ भी नहीं पहना था, वह बिल्कुल नग्न थी। तभी मेरा भाई कमरे में आ गया। उस लड़की ने झूठ कहा कि मैं उसे यहाँ बुलाया था, जबकि इसका ठीक उल्टा था। मेरा भाई मुझसे नाराज हो गया। वह मेरा भाई था। मैं उसके प्रेमिका की ओर कभी भी गलत नज़र से नहीं देख सकता था। मैं अपने भाई को समझाने के लिए गया, लेकिन मेरा भाई बहुत गुस्से में था। कार में बैठकर बहुत तेजी से कार चला रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि वह कार धीमी करे। मेरी बात सुनकर इससे पहले कि कुछ हो पाता, उसका कार का एक्सीडेंट हो गया और उसका निर्जीव शरीर मेरे सामने पड़ा हुआ था। इतना कहते हुए संजीव नीचे बैठ गया। वह बिल्कुल कांप रहा था। मैं अपने भाई को अस्पताल लेकर गया। मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि वह बच जाएगा, पर वह मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। जब मैं पहली बार अपने भाई को गोद में लिया था, वादा किया था कि उसे हिफाजत करूंगा, और एक लड़की की वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। सब कुछ मेरी गलती थी क्षमा। नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने कहा, जो कुछ होना रहता है वह होकर ही रहता है। तुमने हमेशा अपने भाई के बारे में अच्छा ही चाहा, उसकी हिफाजत करने की कोशिश की, पर मैं नहीं कर पाया। उसने कहा, जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम काबू में नहीं कर पाते संजीव, पर मैं उसे बचा नहीं पाया। जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं चलता। जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, मैं उससे कहा। वह बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था। बस एक बात याद रखना संजीव, तुम अपने भाई की मौत के जिम्मेदार नहीं हो, मैंने कहा। उसने पूछा, क्या तुम ऐसा सोचती हो? मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसा मानती हूँ। मेरे पापा की सेहत उसके बाद से ही बिगड़ गई। वह अपने छोटे बेटे की मौत को नहीं ले पाए थे। कहता हुआ वो रोने लगा। रोता ही गया। जाने कितने वक्त तक रोता रहा मुझे नहीं मालूम। ऐसा लगा वह दिल का सारा दर्द निकाल कर रो रहा हो। उसने मुझे मजबूती से पकड़ कर रखा था। मुझे एहसास हुआ उसने अपने गार्ड को फिर से उठा दिया है। शायद उसे अफसोस हो रहा था कि मेरे सामने क्यों खुल गया। मैं उसे एक मुस्कुराहट देकर कही, सब ठीक है, तुम कमजोर नहीं हो अगर तुम किसी के सामने रोते हो तो, बल्कि रोने से हमारा स्ट्रेस दूर होता है। वो मेरी ओर देखा और कहा, कौन कह रहा है कि मैं रो रहा हूँ? मैं एक ऐसा बच्चा लग रहा था जिसका ईगो हर्ट हुआ। फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं कहूँगी, मैं उससे कहा। मुझे हंसने का मन कर रहा था। अगर तुम किसी को बताया ना, मैं तुम्हें झटका दूंगा, उसने कहा। मैं मुंह खोलने जा रही थी बहस करने के लिए कि उसके बात का मतलब मुझे समझ आया, जिससे उसकी वह छवि मेरे सामने आ गई। मैं शर्म से लाल हो गई और मेरी शर्मिंदगी को देखकर वह मुंह दबाकर हंसा। बहुत गंदे हो मिस्टर राठौर। उसने फिर से मुझे किस किया। तुमने फिर से मुझे किस क्यों किया? क्योंकि फिर से मेरा नाम तुमने गलत लिया, उसने कहा। पर मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ जो तुम्हारा नाम लूं। मैंने विरोध किया। किसने कहा तुम मेरी दोस्त हो? वह मेरे निचले होठों को उंगली से सहलाने लगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। नहीं, मैं तुम्हारी नकली गर्लफ्रेंड थी। मैंने फिर से उसे याद दिलाया जो सच्चाई मुझे दर्द देती है। मैं उठने की कोशिश की, पर उसने अपने बाजू से मुझे थाम लिया। कहा, अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि मैं तुम्हें अपनी असली गर्लफ्रेंड माना, नकली नहीं, तो क्या हम कपल बन सकते हैं? नहीं, मैंने कहा, जिससे उसका चेहरा कठोर हो गया। सोच रहा होगा कि मैं कभी उसकी बात नहीं मानती। मुझे लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैंने धीरे से कहा, पर इतना भी नहीं कि वह सुन न सके। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी को भी किस करूंगा और किसी को भी अपनी गोद में बैठा लूंगा? उसने अपनी भौं ऊंची करके मुझसे पूछा। अचानक से जब मैंने देखा अभी मैं उसकी गोद में बैठी थी, मैं उठने की कोशिश करने लगी। उसने मुझे पकड़ लिया। तुम्हें उठने को किसने कहा? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें किस लिए लगा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? उसने पूछा। वह तो मैं सोचने लगी। कहा, जब पहली बार तुम मुझे अपने ऑफिस में बुलाए थे तुम गुस्से में लग रहे थे। हाँ, मुझे पता है मैं तुम्हें किस करके गलती की थी, लेकिन मैं गुस्से में था क्योंकि मैं एक हफ्ते से ठीक से सो नहीं पाया था, क्योंकि तुम्हारे बारे में ही सोचता रह गया। मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल थे, इसके कोई जवाब नहीं थे। कोई नहीं था जो मेरे सवालों का जवाब देता।
उसने जारी रखा। मैं सोचने लगा, मैंने तुम्हें नौकरी से क्यों नहीं निकाला? मुझे जरा भी पसंद नहीं कोई मेरे व्यक्तिगत जिंदगी में दखल दे, लेकिन तुमने मुझे किस किया था, उसके बावजूद भी तुम्हें काम से नहीं निकाल पाया। यह सवाल मेरे दिमाग में इस कदर चल रहे थे कि मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन फिर वह रुमाल जो मैंने घंटों मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाई थी, जब तुम्हें दिया तो मेरी मेहनत की तारीफ करने की जगह पर तुम्हें वह खून का धब्बा नजर आया था। मैं जानती हूँ वह कीमती नहीं था, लेकिन वह मेरे लिए बेशकीमती था। उसने बीच में काटा। मेरे लिए आज तक कभी कोई गिफ्ट बनाने के लिए किसी ने इतना मेहनत नहीं किया था। वह मुस्कुराता हुआ मेरे गालों को छुआ। तुम्हें पता भी है वह रुमाल मेरे लिए कितना लकी है। उसने मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारने को मिलता है। जब हम बिजनेस डिनर पर गए थे, मैंने उसका इस्तेमाल किया था और तुम मेरे घर पर रात गुजारी थी। उसके बाद उसे लेकर मैं अपनी दादी से मिलने गया था, जहां मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की घोषणा की थी। और उसके बाद उस चैरिटी इवेंट में लेकर गया था, जहां तुमने कनिका से खुल्लम खुल्ला ऐलान किया था कि मैं तुम्हारा हूँ। मैं अब शर्मिंदा होने लगी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। बस एक बार मैं उसे लेना भूल गया था, जब मैं लंदन गया था। और देखो क्या हुआ। इतना कहते ही मेरी ओर देखा और कहा, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। और देखो हम दोनों यहाँ अकेले हैं। उसने मेरी ओर एक मुस्कान दी और मेरा दिल रुक सा गया। अब मेरी नजरें उसके चेहरे पर से उसके जैकेट के पॉकेट में गई, जहां वह हल्का सा रुमाल को निकाला और उसका नाम एम्ब्रॉयडरी किया साफ नजर आने लगा। वह रुमाल था जो मैंने उसे गिफ्ट किया था। तो तुमने इसे हमेशा अपने पास रखा? मैं काफी उत्साहित होकर कहा, हाँ जरूर, यह पहला तोहफा है जो तुमने मुझे दिया था। कैसे मैं इसे पूरी तरीके से उपभोग नहीं करता? तो तुम मुझे पसंद करते हो। उसने मेरे माथे को चूम कर कहा, तुम खूबसूरत बेवकूफ लड़की। अब मेरी बात को समझी। मैंने त्योरी चढ़ाई। कहा, तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? मैं एक औरत हूँ मिस्टर राठौर, जिसके अपने उसूल है और इस पर मैं चलती हूँ और खुद पर गर्व महसूस करती हूँ। लेकिन इसके अलावा मेरे अंदर कुछ भी खास नहीं है। मैं एक साधारण घर से हूँ। मैं अमीर नहीं हूँ, पर मेरे पापा मम्मी बहुत ही प्यार से मुझे बड़ा किया है। पर हम दोनों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। तुम अमीर हो, चमकदार हो। इससे पहले कि मैं और कुछ कहती, उसने मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए और किस कई मिनट तक चलता रहा। जब आखिरकार उसने मुझे छोड़ा, तुम्हें फिर से याद दिला दूं, तुम मुझे संजीव कहकर बुलाओ, मिस्टर राठौर नहीं। और हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम एक औरत हो, इसलिए तो जब भी मैं तुम्हें छूता हूँ तुम गुलाबी हो जाती हो। तो फिर तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? मैंने पूछा। क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। जब तुमने मुझे पहली बार किस किया था, मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल पाया था। मैं तुम्हें अपने दिमाग से भी नहीं निकाल पाया था। इसलिए मैं वजह ढूंढने लगा कि मैं तुमसे नफरत कर पाऊँ। इसी वजह से मैं तुम्हें अपने ऑफिस में भी बुलाया था और तुम्हें से वजह जाना था, तुमने मुझे किस क्यों किया था। मुझे लगा था तुम झूठ कहोगी या मुझे अपने जाल में रिझाओगी, लेकिन तुम आखिरकार सारा सच बक दिया था। तभी मैं सोच लिया था मैं तुम्हें अपने पास यहाँ रखूंगा, ताकि मुझे कोई वजह मिले तुमसे नफरत करने का। पर मेरी चाल उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ा। मैंने देखा तुम हमेशा अपने काम में डूबी रहती हो, मेरी तरफ देखती तक नहीं। वह खुद ही हंसने लगा। मैं सोची, इसे कैसे पता होगा कि मैंने कितनी बार उसकी ओर चुपके से देखा है। पर मैं यह बात उसे बताई नहीं और उसकी बात को सुनने लगी। तुम जिस तरह से मुझे अनदेखा करती थी, मैं और चिढ़ने लगा था। मैं तो सोचा तुम्हें बहुत ज़्यादा काम दूंगा, तुम खुद छोड़कर चली जाओगी। पर तुमने मुझे फिर से गलत साबित किया और बहुत मेहनत से काम किया। फिर मेरा तुम्हें देखने का नज़रिया धीरे धीरे बदलने लगा था और जब तुम्हें मैं किसी मर्द के साथ देखा था, मुझे जलन होने लगी थी। यह मेरे साथ पहली बार हो रहा था। तुमने मुझे किस किया था, तुम्हें काम से नहीं निकाला था, यह भी पहली बार था। तुम्हें अपने फ्लोर में बुला लिया था, यह पहली बार था। तुम मुझे अनदेखा करती थी, जिससे मैं चिढ़ता था, वो भी पहली बार हो रहा था। तुम्हारी अनोखी कल्पनाओं के प्यार में पड़ने लगा था, वह भी पहली बार हो रहा था। और ऐसा बहुत कुछ है। कहानी में आगे तो क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं? मेरा मतलब असली गर्लफ्रेंड बनूं? मैं उससे पूछा। 1 मिनट के लिए खामोश था। उसकी आंखों से उसकी भावनाओं का पता नहीं चल पा रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ, नहीं, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं चाहता। इस कहानी के पिछले एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।